दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। जिद्दी बिलियनियर कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों एक लाइक जरूर कर दिया करो। पूरी कहानी आप सुनते हैं लेकिन एक लाइक भी नहीं करते, तो साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर किया करो। चलिए आज की कहानी के एपिसोड नंबर 8 में आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी जिद्दी बिलियनियर। तभी सिद्धार्थ ने मयूरी की आंखों में देखकर धीरे से 3 गिनकर बोला, 1, 2, 3। ये कहते उसने घड़ी को 3 बार झटक कर हिलाया और मयूरी को दिखाया। मयूरी की आंखें फटी की फटी रह गई। घड़ी सचमुच टिक टिक कर रही थी। वहीं यह सब देखकर आसपास की लड़कियां तालियां बजाने लगी। उनमें से किसी ने ताली बजाकर कहा, अरे वाह, वो कितना रोमांटिक है। काश हमारे पास भी ऐसे अंकल होते। उसकी बात सुनकर मयूरी शर्म से पानी पानी हो गई। उसने मन ही मन में सोचा, 30 साल का आदमी ऐसे बचकानी हरकतें। ये सोचते हुए उसने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ मैं कोई बच्ची नहीं हूं, मैं 21 साल की हो गई। ये कहते वो गुस्से में पैर पटक कर गाड़ी की तरफ भाग गई। सिद्धार्थ पीछे से उसकी इस मासूमियत पर जोर से हंस पड़ा। इसके बाद जब उसने बेंटले कार सड़क पर दौड़ी तो मयूरी की नजर एक आइसक्रीम पार्लर पर पड़ी। उसे वो फ्लेवर बहुत पसंद था लेकिन वो सिद्धार्थ के सामने मांगना नहीं चाहती थी। उसने बस दयनीय नजरों से उस दुकान को पीछे जाकर देखा। सिद्धार्थ ने मिरर में देखा और मुस्कुराया। उसने मुस्कुराते हुए मयूरी की तरफ देखकर कहा, आइसक्रीम खानी है, लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम 21 साल की बड़ी लड़की हो। उसके बाद सुनकर मयूरी ने चिढ़कर पूछा, आइसक्रीम का उम्र से क्या लेना देना। आगे से सिद्धार्थ ने धीमी और मादक आवाज में कहा, सही कहा, लेकिन 21 साल की शादीशुदा लड़की तो लॉलीपॉप जैसी मीठी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। उसकी बात सुनकर मयूरी ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। यह आदमी हर बात को कहाँ ले जाता है। ऐसे ही चलते चलते शाम के 7 बजे उनकी गाड़ी एक आलीशान यूरोपीय स्टाइल विला के सामने रुकी। विला की नीली छत और गोल खिड़कियां किसी परिकथा जैसी थी। अंदर जाते ही एक सौम्य महिला ने उनका स्वागत किया। सिद्धार्थ ने उसका इंट्रो करवा कर कहा, ये कमलेश आंटी है। तभी कमलेश आंटी ने मुस्कुराकर मयूरी से कहा, हेलो मैडम, आप बहुत ही सुंदर और भोली लग रही हैं। साहब की पसंद वाकई लाजवाब है। मैडम शब्द सुनकर मयूरी को अपनी नई जिम्मेदारी का एहसास हो गया। सिद्धार्थ उसका कंधा पकड़ उसे ऊपर की मंजिल पर ले गया। उसको चलते चलते कहा, मयूरी आज से ये तुम्हारा घर है। यहाँ स्विमिंग पूल है, सिनेमा घर है और वाइन सेलर भी। अगर तुम्हें कुछ भी पसंद ना आए तो बिना कुछ बदल लेना। मयूरी विला की भव्यता देख रही थी। सीढ़ियों पर लगा कि वो शानदार झूमर और कीमती फर्नीचर। उसे अब यकीन हो गया था कि सिद्धार्थ न केवल अमीर है बल्कि उसे लाइफ को बहुत ही सलीके और विलासिता से साथ जीना भी आता है। मयूरी ने धीरे से कहा, मुझे पता है। मयूरी को ऐसा लगा जैसे वो सुख सुविधाओं के किसी गोल्डन जाल में गिर गई। घबरा गई थी लेकिन घबराहट सुखद थी। वे दोनों एक आलीशान कमरे के सामने खड़े थे। सिद्धार्थ ने दरवाजा खोला और शांत भाव से कहा, यह हमारा मेन बेडरूम है, चलो अंदर चलते हैं। मयूरी ने उस कमरे की तरफ देखकर मन ही मन में कहा, गोल्ड का कमरा, वो भी हमारा। मयूरी के कदम भी ठिठक गए थे। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज जुटाई और सिद्धार्थ से पूछा, सिद्धार्थ क्या मैं गेस्ट रूम में गेस्ट रह सकती हूँ। उसने सीधे तौर पर उसके साथ बिस्तर शेयर करने में हिचकिचाहट दिखाई। सिद्धार्थ ने उसके कंधे पर हाथ हटाकर अपने जेब में डाल लिया। उसने अपनी एक भौहें उठाई और दो टूक अंदाज में कहा, नहीं। उसकी ना सुनकर मयूरी का शरीर अकड़ गया। तभी सिद्धार्थ ने नरमी से आगे कहा, अगर तुम्हें कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो तुम मेन बेडरूम में सो जाओ, मैं गेस्ट रूम में चला जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मयूरी ने राहत की सांस ली और हैंडसम सिद्धार्थ की तरफ देखा, जो कद में उससे कहीं लंबा था। उसने अपनी मुस्कान छिपाने की कोशिश की और विनम्रता से बोली, भला मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि घर के मालिक को ही बाहर निकाल दूं। आगे से सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर चलो नहाकर जल्दी सो जाते हैं। मयूरी झट से कमरे के अंदर भागी और खुद को बचाने के लिए दरवाजे के पीछे छिप गई। उसने सिद्धार्थ के हाथ में बैग छीने और गंभीर चेहरा बनाकर बोली, मैं बहुत थक गई हूं, मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। यह कहकर उसने दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन दरवाजा बंद नहीं हुआ क्योंकि सिद्धार्थ ने अपना हाथ बीच में लगा दिया। उसने एक चमकदार गोल्ड कार्ड मयूरी की तरफ बढ़ाकर कहा, यह तुम्हारा क्रेडिट कार्ड है, जरूरत पड़ने पर तुम इसे बिना सोचे समझे इस्तेमाल भी कर सकती हो। मयूरी हिचकिचाई लेकिन अंत में उसने कार्ड ले लिया। वो पहले ही उसका काफी एहसान ले चुकी थी और उस पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। तभी सिद्धार्थ ने उसके बालों को छुआ और उसके माथे पर एक कोमल किस करके कहा, क्या तुम मेरे साथ एक हैप्पी लाइफ की शुरुआत करना नहीं चाहती। हस्बैंड वाइफ के बीच हिसाब किताब नहीं होता।
अब जाकर चैन से सो जाओ और गुड नाइट। इसके बाद मयूरी ने बैग से अपना सामान निकाला। कमरा नीले और सफेद रंगों के मेल से बड़ा शांत लग रहा था। जब उसने वॉक इन वार्डरोब खोला तो वो दंग रह गई। वहां बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े, एलवी के बैग और यहाँ तक कि महंगे अंडरगारमेंट्स भी सलीके से रखे थे। सिद्धार्थ उसे सिर्फ आधे महीने से जानता था, फिर भी उसने उसके पसंद के हिसाब से नॉर्मल लेकिन फैशनेबल कपड़े और जीन्स भी चुने थे। वो वाकई उसकी परवाह करता था। ये सब देखकर मयूरी की आंखें नम हो गई। उसने मन ही मन में सोचा, मैं इसका एहसान कैसे चुकाऊंगी। और तभी सिद्धार्थ की एक बात याद आई, एक वाइफ के रूप में कर्तव्य निभाना। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। तभी दरवाजे पर ठक ठक हुई। कमलेश आंटी हाथ में एक थाली लिए खड़ी थी। उसने सम्मान भरे स्वर में कहा, मैडम साहब ने आपके लिए आइसक्रीम भेजी है, इसे चख कर देखिए। सफेद चीनी मिट्टी के कटोरे में पिघली हुई चॉकलेट और माचा आइसक्रीम देख मयूरी के मुंह में पानी आ गया। कुछ देर पहले तो वो उसका मजाक उड़ा रहा था और अब उसने उसकी पसंदीदा चीज भेज दी थी। तभी कमलेश ने मुस्कुराकर आगे कहा, मैडम साहब ने कहा है कि आपको ये पसंद है, बस ज्यादा मत खाइएगा, देखिए वे आपका कितना ख्याल रखते हैं। मयूरी ने कटोरा लिया और गलियारे की तरफ देखा, लेकिन सिद्धार्थ वहां नहीं था। उसकी जिज्ञासा देखकर कमलेश आंटी ने मुस्कुराकर बताया, साहब स्टडी रूम में काम कर रहे हैं, वे अक्सर देर रात तक जागते हैं। उसकी बात सुनकर मयूरी वापस अपने कमरे में चली गई। उसने नहाने के बाद बिस्तर पर बैठकर मजे से आइसक्रीम खाई। चॉकलेट और माचा का वो स्वाद वाकई लाजवाब था। उसने सोचा कि क्या सिद्धार्थ के पास उसे जाना चाहिए, लेकिन फिर लगा कि वो उसे काम में परेशान नहीं करेगी। कल सुबह उसे शूटिंग के लिए भी तो निकलना था, इसलिए वो जाकर चुपचाप सो गई। अगली सुबह मयूरी ने चीख से बेड गूंज उठा। उसने घबराकर अलार्म देखा, 7 बज चुके थे। उसकी मुंबई की फ्लाइट 7:30 बजे की थी और इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकती थी। वो गुलाबी चप्पलों में ही भागकर नीचे पहुंची। उसे सिद्धार्थ की मदद चाहिए थी। उसने दूसरे बेडरूम का दरवाजा खोला तो देखा वो तुरंत अंदर भागी। उसने चिल्लाकर कहा, सिद्धार्थ सिद्धार्थ। जैसे ही वो बेडरूम में पहुंचे उसने देखा बिस्तर खाली था। तभी उसने बाथरूम का दरवाजा आधा खुला देखा और सीधे अंदर घुस गई। उसने उसको आवाज लगाई, सिद्धार्थ। मयूरी ने चिल्लाकर तुरंत अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। सिद्धार्थ ग्रे रंग का रेशमी नाइट गाउन पहने टॉयलेट के पास खड़ा था और वो अपना काम कर रहा था। यह मयूरी की लाइफ का सबसे शर्मनाक पल था। वो लगातार चिल्लाती जा रही थी। आगे से सिद्धार्थ ने शांत भाव में फ्लश किया, हाथ धोए और भारी आवाज में बोला, बस भी करो मयूरी, ऐसे चिल्ला रही हो जैसे तुमने कोई मॉन्स्टर देख लिया हो, जबकि असल में तुम्हारा फायदा ही हुआ है। उसके बाद सुनकर मयूरी ने झुंझला कर कहा, मॉन्स्टर? तुम? मयूरी गुस्से और शर्म के मारे वहां से भाग निकली। उसने तय कर लिया कि वो उससे कभी बात नहीं करेगी। सिद्धार्थ उसे जाते हुए देखता रहा। उसका अपना चेहरा भी हल्का सुर्ख हो गया था। वो सिर्फ मयूरी के लिए ही नहीं, उसके लिए भी पहली बार था। वहीं तैयार होने के बाद मयूरी नीचे आई। दूसरी तरफ सिद्धार्थ अब अपने अरमानी सूट में बेहद शालीन और प्रभावशाली लग रहा था। मयूरी ने उस घटना को भूलने का नाटक किया, एक प्यारी मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग, मेरी फ्लाइट 7:30 बजे की है, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? आगे से सिद्धार्थ ने सिर हिलाकर कहा, हाँ जरूर चलो। मयूरी आगे आगे चल रही थी। उसने आज ओवरकोट और सफेद रेशमी कमीज पहनी थी, जिसमें उसका कंफर्टेबल कॉलर बोन बहुत आकर्षक लग रहा था। सिद्धार्थ की नजरें उसके चेहरे पर हल्के मेकअप और लाल लिपस्टिक पर टिकी। उसने महसूस किया कि मयूरी अपनी सुंदरता को निखारना बखूबी जानती है। सिद्धार्थ का गला प्यास से सूखने लगा। तभी कमलेश आंटी नाश्ता ले आई। उसने सम्मान के साथ कहा, मास्टर मैडम नाश्ता कर लीजिए। लेकिन आगे से मयूरी ने मना करके कहा, नहीं अभी मुझे देर हो रही है। तभी सिद्धार्थ ने उसका छोटा सा हाथ अपनी हथेली में लेकर कहा, नहीं पहले नाश्ता करो, मैं वादा करता हूं कि तुम्हें 7:30 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचा दूंगा। ये कहते हुए उसे नाश्ते की मेज की तरफ ले गया, जिसने मयूरी का चेहरा एक बार फिर गुलाबी हो गया। सिद्धार्थ ने अपना वादा निभाया। घड़ी की सुइयों पर तरह ठीक 7:25 पर वो एयरपोर्ट के टर्मिनल पर थे। तभी मयूरी ने उसका शुक्रिया अदा करके कहा, शुक्रिया सिद्धार्थ, अब मुझे जाना चाहिए। यह कहकर मयूरी ने गाड़ी से उतरने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वह हिचकिचाती, सिद्धार्थ ने झुककर खुद उसकी सीट बेल्ट खोल दी। उसके शरीर पर वो सौंधी और मर्दाना खुशबू मयूरी के होश उड़ाने के लिए काफी थी। तभी सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, मयूरी, मुंबई में अगर कोई भी परेशानी हो तो बस एक कॉल करना, याद रखना तुम अकेली नहीं हो। मयूरी ने अपनी धड़कनें काबू में करके दूसरा चेहरा तरफ घुमाकर कहा, सिद्धार्थ मैं जानती हूं कि तुम पावरफुल हो,
लेकिन मैं अपना लड़ाई खुद लड़ना चाहती हूँ। कविशा और राहुल ने जो मेरे साथ किया, उसका जवाब मैं खुद दूंगी। अगर मैं हर बार तुम्हारी मदद लूंगी तो मैं अपनी आजादी खो दूंगी। मैं पिंजरे की मैना नहीं बनना चाहती। सिद्धार्थ ने उसकी बातें सुनी और मुस्कुराकर उसके गुलाबी गला को हल्के से खींचा। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी आजादी का सम्मान करता हूँ। मैं सिर्फ तब आऊंगा तब जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी। वो जानता था कि 21 साल की लड़की अपनी मैच्योर हो रही है और उसे एक छाया की तरह सिक्योरिटी देना उसका फर्ज है। इसके बाद मयूरी गाड़ी से उतरी और उसने जाने से पहले मुड़कर सिद्धार्थ से कहा, बाय सिद्धार्थ। ये कहते हुए गाड़ी का दरवाजा बंद करने लगी। लेकिन जैसे वो चलने लगी, पीछे से सिद्धार्थ ने शरारती आवाज में कहा, मयूरी, वैसे आज सुबह बाथरूम में तुमने क्या देखा, कुछ याद है? मयूरी को लगा कि जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। उसने पीछे मुड़कर चिढ़कर कहा, चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम्हारे घर में एक छोटा बच्चा रहता है। उसने जोर से दरवाजा बंद किया और एयरपोर्ट के अंदर भाग गई। छोटा बच्चा, ये सुनकर सिद्धार्थ की भौहें तन गई। उसे अपनी मर्दानगा पर ऐसी टिप्पणी की उम्मीद नहीं थी। उसने मन ही मन में सोचा, एक दिन इसे अपनी असली ताकत दिखानी पड़ेगी। जब मयूरी ओझल हो गई तो सिद्धार्थ ने गाड़ी घुमाई। तभी एक और लग्जरी गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। गाड़ी की खिड़की खुली और एक शांत मासूम चेहरा सामने आया हुआ विक्रम कुमार था। विक्रम, जो अपनी सादगी और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसने सिद्धार्थ को देखते ही हल्की मुस्कान दी। विक्रम ने सिद्धार्थ को पुकार कर कहा, बड़े भाई। तभी आगे से सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, विक्रम, तुम्हारी भाभी अभी मुंबई में है, उसका ख्याल रखना। शूटिंग के बाद हम तीनों भाई मिलकर ड्रिंक करेंगे। विक्रम ने एक आज्ञाकारी छोटे भाई की तरह सिर हिलाया। वहीं उधर मुंबई के विंड एंड डस्ट फिल्म की शूटिंग जोरों पर थी। मयूरी ने मीरा के बचपन के रोल को बखूबी निभाया। वो एक ऐतिहासिक रेड हाउस के बॉलरूम में शूटिंग कर रहे थे। वहां पहुंचते ही मयूरी का सामना अपनी सौतेली बहन कविशा से हुआ, जो पिंक लेडी की शूटिंग में वहां मौजूद थी। कविशा की आंखों में मयूरी के लिए जहर भरा था, लेकिन उसने दुनिया के सामने मीठा बनने का नाटक किया। ब्रेक के दौरान मयूरी अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। तभी उसे एक जाने पहचानी आवाज सुनाई दी। कविशा ने उसके पास आकर कहा, देखो दीदी, राहुल मेरे लिए क्या लेकर आया है। मयूरी ने देखा कि राहुल हाथ में एक थर्मस लिए कविशा की तरफ बढ़ रहा था। राहुल ने मयूरी को देखा, लेकिन उसकी आंखें ठंडी और नफरत से भरी थी। उसने मयूरी को नीचा दिखाने के लिए कविशा का हाथ थामा और बोला, कविशा, ये तुम्हारे लिए ब्लैक चिकन सूप है। तुम थक जाती हो, इसे पियो, इससे तुम्हारी एनर्जी बरकरार रहेगी। तभी कविशा ने मयूरी की तरफ देखकर छोटी हमदर्दी दिखाई। ओह राहुल, तुम मेरी दीदी के लिए कुछ नहीं लाए। मयूरी, क्या तुम मेरा सूप पीना चाहोगी? उसकी ये एक्टिंग देखकर मयूरी ने लंबी सांस ली। वह दोनों कितने गिरे हुए थे। हंसते हुए सेट के बाकी लोगों से कहा, दोस्तों, मिस्टर राहुल अपने मंगेतर के लिए सूप लाए हैं और मेरी बहन वो मुझे पिलाना चाहती है। क्या मुझे ये बदहजमी मोल लेनी चाहिए? तभी मधु ने कहा, ओह बिल्कुल नहीं मयूरी, इसे पीकर तुम बीमार पड़ जाओगी। उसकी बात सुनकर पूरा क्रू हंस पड़ा, जिसे कविशा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसी वक्त लंच ब्रेक हुआ। मयूरी के क्रू मेंबर्स बड़ा सा पोट लेकर आए और जिसमें ताजे खाने की खुशबू आ रही थी। डायरेक्टर कुशल शर्मा ने खुद मयूरी के लिए एक स्पेशल डिश रखी। उसने मयूरी के पास आकर कहा, मयूरी, ये तुम्हारे लिए है। तुम्हें आज डांस करना है, इसलिए तुम्हें अच्छी एनर्जी की जरूरत है। सेट के दूसरे बड़ी एक्ट्रेस भी मयूरी को बहुत प्यार करती थी। उन्होंने मयूरी की तारीफों के पुल बांध दिए। उनमें से एक एक्ट्रेस ने मयूरी की तारीफ करके कहा, मयूरी की जुबान जितनी मीठी है, उसका डांस उतना ही जादुई है। पूरे सेट पर हंसी मजाक का माहौल था। इसी बीच कविशा ने अपना सूप देखा और उसे लगा कि वो कितनी अकेली है। मयूरी ने अपनी सादगी और व्यवहार से सबका दिल जीत लिया। राहुल दूर खड़ा मयूरी को देख रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मयूरी इतनी जल्दी मशहूर हो जाएगी। उसे वो रात याद आई जब मयूरी ने क्रिस्टल प्लेट डांस किया था। राहुल ने उस डांस के वीडियो इंटरनेट पर ब्लॉक करवा दिए थे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दुनिया उसकी सुंदरता को देखे। उसकी जलन अब एक नए पागलपन का रूप ले रही थी। राहुल को धीरे धीरे इस सच का सामना करना पड़ रहा था कि मयूरी अब उसके पिंजरे की चिड़िया नहीं रही। वो एक ऐसे आसमान की तरफ उड़ रही थी जहां उसे पकड़ पाना नामुमकिन था। डायरेक्टर कुशल शर्मा जैसे पारखी जौहरी ने उसकी प्रतिभा को तराशने का बीड़ा उठा लिया था। रात के खाने के बाद मयूरी विक्रम के कमरे में गई। पिछले कुछ दिनों की शूटिंग के दौरान उसने महसूस किया, विक्रम जितना बड़ा सुपरस्टार है, असल जिंदगी में उतना ही एकांत प्रिय और शांत है। वो किसी रहस्यमय किताब की तरह था, जिसे पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं थी। मयूरी ने कमरे में दस्तक दी और अंदर कदम रखा।
विक्रम सोफे पर बैठकर सेब छीलने की नाकाम कोशिश कर रहा था। खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर इंद्रधनुषी चमक बिखेर रही थी। मयूरी ने अंदर जाते ही मुस्कुराकर उसके हाथ से चाकू लिया और खुद सेब छीलने लगी। मयूरी ने उससे कहा, विक्रम, तुम इतने अनाड़ी कैसे हो सकते हो? लाओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। सेब छीलते हुए उसे अचानक सिद्धार्थ की याद आई। हॉस्पिटल में जिस कुशलता से सिद्धार्थ ने सेब छीला था, वो दृश्य उसकी आंखों के सामने तैर गया। मयूरी के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान फैल गई। वो सोचने लगी कि कैसे सिद्धार्थ, जो इतना बड़ा व्यस्त रहता है, उसके हर मैसेज का महज 3 सेकंड में जवाब देता है। उसके हम और ठीक को भी एक अजीब भरोसा रखता है। तभी विक्रम की आवाज ने उसकी तंद्रा भंग की। विक्रम ने उससे पूछा, सेब छीलने में आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है? उसको समझ नहीं आ रहा था कि मयूरी ऐसे मुस्कुरा क्यों रही है। उसकी बात सुनकर मयूरी ने ऊपर देखा। विक्रम की आंखें मासूमियत और जिज्ञासा से भरी थी। सेट पर रहने वाला वो गंभीर एक्टर अब एक छोटे बच्चे की तरह दिख रहा था। मयूरी ने शर्माती और उसकी इस बात का जवाब देकर कहा, मुझे किसी खास की याद आ गई, इसलिए मुस्कुरा रही हूँ। और यह कहकर वो ब्लश करने लगी। उसको शर्माता देखकर विक्रम ने आगे पूछा, कोई खास जिसे आप पसंद करती हैं? उसकी बात सुनकर मयूरी के गालों की लाली और बढ़ गई। उसने शर्मा कर कहा, हाँ। ऐसे ही कुछ देर उसके साथ बात करने के बाद मयूरी अपने कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन दोपहर विंड एंड डस्ट की टीम झील के किनारे एक खूबसूरत मंडप में शूटिंग करने पहुंची। मयूरी और विक्रम अपने रोमांटिक सीन की तैयारी कर रहे थे। तभी फिर वहां कविशा आ गई। उसके साथ राहुल और पिंक लेडी की पूरी टीम। कविशा ने अपनी बनावटी मासूमियत के साथ कहा, बहन, ये मंडप मैंने पहले पसंद किया था। क्या तुम हमें यहाँ शूटिंग करने दोगी? पहले आओ और पहले पाओ, याद है ना? उसकी बात सुनकर मयूरी की असिस्टेंट कम दोस्त मधु भड़क गई, लेकिन मयूरी ने उसे शांत किया। मयूरी एक कदम आगे बढ़ी और कविशा की आंखों में देखकर मुस्कुराई। उसने मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब देकर कहा, कविशा, पहले आओ पहले पाओ का नियम सही है, लेकिन मैंने कल मॉल में तुम्हारी यह ड्रेस भी देखी थी, जिसे तुमने पहले खरीद लिया। तो क्या अब तुम अपने कपड़े उतारकर मुझे दोगी? आखिर नियम तो नियम है। उसकी ये बात सुनकर वहां मौजूद क्रू मेंबर्स और जोर जोर से हंसने लगे। डायरेक्टर कुशल शर्मा ने भी मयूरी की हाजिर जवाबी की तारीफ की। वहीं राहुल को यह सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उसे कविशा की बचकानी जिद पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन मयूरी के कपड़े उतारने वाली बात उसे चुभ गई। राहुल ने अपनी पावर दिखाने का फैसला किया। उसने कविशा से कहा, अपने असिस्टेंट से कहो कि रेड हाउस के मालिक मिस्टर जौहर को फोन करे। मैं ये पूरा मंडप दोबारा से बुक कर रहा हूं। उसकी बात सुनकर कविशा जीत की खुशी में उछल पड़ी, जबकि मधु ने उन्हें बेशर्म कहा। वहीं डायरेक्टर कुशल शर्मा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में राहुल को देखकर कहा, मिस्टर राहुल, अपने लवर की जिद पूरी करने के लिए आप आर्ट का अपमान कर रहे हैं। याद रखिएगा, ऐसी बदतमीजी के साथ आप कविशा को कभी स्टार नहीं बना पाएंगे। इसके बाद उसने अपनी टीम की तरफ देखकर कहा, विक्रम, मयूरी, चलो यहां से चलते हैं। जैसे ही टीम अपना सामान समेटने लगी, मयूरी की नजर मंडप के एक खंभे पर पड़े खुदे निशान पर पड़ी। यह चंदन की लकड़ी का बना एक एंशियंट सिंबल था, शहीद स्मारक। मयूरी ठहर गई। जब यहाँ सब लोग मंडप अधिकार के लिए लड़ रहे थे, किसी ने यह नहीं देखा कि एक पवित्र स्मारक था। जौहर परिवार, जो खुद को बहुत बड़ा विद्वान मानता था, उसने झील और पहाड़ के बीच ये शांत जगह को अपने पूर्वजों की स्मृति में बनवाया था। मयूरी ने राहुल और कविशा की तरफ देखा, जो अब उस स्मारक पर अपनी शूटिंग की तैयारी कर रहे थे। उसे उन पर दया आई। वे जिस जगह को अपनी जीत समझ रहे थे, असल में वो एक बहुत बड़ी मर्यादा लांघने जा रहे थे। तभी रेड हाउस के सीईओ मिस्टर जौहर अपने असिस्टेंट के साथ हाँप कर वहां पहुंचे। कविशा अपनी टीम को निर्देश देने में व्यस्त थी। तभी मयूरी के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उसे पता था कि जौहर परिवार अपनी वैल्यूज और ट्रेडिशंस को लेकर कितना सख्त है। मयूरी मंडप के भीतर गई। वहां रखी एक एंशियंट भारी लकड़ी की मेज के पास खड़ी हो गई। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, कविशा, यहाँ से झील का नजारा बहुत प्यारा दिख रहा है। मैं सोच रही हूँ कि इस मेज पर बैठकर एक सेल्फी ले लूं। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? कविशा, जो मयूरी को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ती थी, तुरंत उसकी तरफ झपटी। उसने मयूरी को जोर से धक्का दिया और चिल्लाकर कहा, हटो यहाँ से, ये मेज अब मेरी शूटिंग का हिस्सा है, मैं यहाँ बैठूंगी। ये कहकर कविशा गर्व से उस लकड़ी के मेज पे बैठ गई। मयूरी धक्के से लड़खड़ा गई, लेकिन जैसे वो गिरने वाली थी, किसी ने उसे थाम लिया। उसने ऊपर देखा, वो विक्रम था। मयूरी हैरान रह गई। उसको समझ ही नहीं आया कि विक्रम तो कुछ सेकंड पहले काफी दूर खड़ा था। वो इतनी जल्दी से उसके पास कैसे आ गया? उसने देखा विक्रम की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी,
जो मयूरी को समझ नहीं आई। उसी पल 60 वर्षीय सीओ जौहर मंडप में दाखिल हुए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कांपते हाथों से कविशा की तरफ इशारा करके कहा, ये क्या अनर्थ है? ये एक पवित्र मेज है जिस पर हमारे पूर्वज 5 पीढ़ियों से भोग एक्सेप्ट करते हैं। हम इस पर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं और तुम इस पर जूते पहनकर बैठ गई। ये घोर अपमान है। उसकी बात सुनकर कविशा पीली पड़ गई। तभी सीओ जौहर के बॉडीगार्डों ने उसे कचरे की तरह मेज से उतारा और बाहर फेंक दिया। कविशा जमीन पर औंधे मुंह गिरी और वो मौजूद भीड़ उसकी दुर्दशा पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी कविशा ने मयूरी की तरफ देखकर चिल्लाकर कहा, मयूरी, तुमने ये जानबूझकर किया है ना? कविशा ने चेक कर मयूरी पर दोष मढ़ना चाहा, लेकिन मधु ने मोर्चा संभाल कर कहा, कविशा, बहाने मत बनाओ। मंडप के बाहर स्मारक का बोर्ड लगा है। ये तो तुम अंधी हो या अनपढ़। अपने घमंड में तुमने पूर्वजों का अपमान किया, अब मयूरी को दोष दे रही हो। इसी बीच राहुल जो पास खड़ा था, उसका चेहरा शर्मिंदगी से ऊब भरा था। तभी मयूरी ने मौके का फायदा उठा राहुल की तरफ देखकर कहा, छोड़ो मधु, कविशा की तो आदत है कि मनमानी करने की। जब तक सीओ राहुल उसके साथ हैं, उसे किसी नियम की परवाह करने की क्या जरूरत है? वे इतने पावरफुल जो हैं। मयूरी की ये बात राहुल के अहंकार पर चोट लग गई। उसे लगा कि मयूरी उसे सरेआम एक बदतमीज लड़की का संरक्षक बता रही है। राहुल ने मयूरी की आंखों में देखा। अब वहां उसके लिए कोई प्रेम नहीं बल्कि गहरा तिरस्कार था। राहुल ने कविशा का हाथ झटका और गुस्से में वहां से चला गया। शाम को रेड हाउस के बड़े हॉल में एक भव्य डिनर का आयोजन किया गया। यहाँ इंडस्ट्री के दिग्गज, ऑस्कर नॉमिनेटेड डायरेक्टर गुप्ता और कई बड़े डायरेक्टर्स मौजूद थे। डायरेक्टर कुशल शर्मा मयूरी को गर्व से सबसे मिलवा रहे थे। मयूरी का शांत और समय व्यवहार सबको भा भी रहा था। तभी मयूरी की नजर राहुल और कविशा पर फिर पड़ी। राहुल वहां अपनी साख बचाने के लिए कोशिश कर रहा था। मेज पर 2 सीटें खाली थी, एक राहुल के बगल में और एक कविशा के। मयूरी ने जानबूझकर राहुल के बगल वाली सीट चुनी। ये देखकर कविशा की जान हलक में आ गई। उसने घबरा कर कहा, दीदी, तुम यहाँ मेरे पास आकर बैठो ना। उसकी बात सुनकर मयूरी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखकर कहा, ठीक है, अगर कविशा ने मेरे बैठने का इंतजाम पहले ही सोच रखा है तो मैं उसकी बात टाल नहीं सकती। उसकी इस बात ने कविशा को सबको निशाना बना दिया। ये देखकर डायरेक्टर गुप्ता ने अपनी भौहें सिकोड़ी। कविशा को टोक कर कहा, मयूरी, तुम सीओ राहुल के पास ही बैठो। यहाँ हम सब दुआ उड़ा रहे हैं, लड़कियों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कविशा को इग्नोर किया और जिससे उसकी इज्जत मिट्टी में फिर मिल गई। वहीं राहुल ने भी मयूरी के पास बैठने पर राहत महसूस की, लेकिन मयूरी ने उसे भाव तक नहीं दिया। वहीं डायरेक्टर्स के साथ फिल्म निर्माण की बारीकियों पर चर्चा करने लगी। राहुल जिस कविशा के लिए रोल मांगने आया था, अब कोने में बैठकर अपमान का कड़वा घूंट पी रहा था। मयूरी की बुद्धिमानी ने केवल राहुल का ध्यान खींचा, बल्कि उसे यह भी एहसास दिला दिया कि उसने किस हीरे को ठोकर मारकर पत्थर को चुन लिया है। तभी कविशा ने राहुल के आस्तीन को अपनी उंगलियों में कसकर पकड़ दिया और फुसफुसाकर कहा, राहुल, मेरी बहन को मत देखो। डायरेक्टर ने मेरी बात अनसुनी कर दी। जल्दी जाओ, उसने मेरी शूटिंग की बात करो। लेकिन आगे से राहुल ने झटके में अपनी आस्तीन पीछे खींची। उसकी नाखुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसके पतले होठ पर एक कठोर रेखा बदल गई। उसने कविशा पर गर्रा कर कहा, चुप रहो तुम, चुप रहो। ये सुनकर कविशा की आंखों में अविश्वास फैल गया। पिछले 3 सालों में राहुल ने उसे कभी इतनी ऊंची आवाज में डांटा नहीं था। आज सबके सामने उसे चुप रहने को कह रहा था। वहीं ये सब देखकर पास ही बैठी मयूरी के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। उसे मानना पड़ा कि कृतिका ने कविशा को विदेश भेजकर नखरे दिखाना तो सिखा दिया, लेकिन उसे न तो ट्रेन किया और न ही दुनियादारी सिखाई। वहीं राहुल का मन अब झुंझला उठा था। वो जानता था कि मयूरी ने जानबूझकर ये स्थिति पैदा की। वो मयूरी की चालाकी से नाराज तो था, लेकिन कविशा की मूर्खता उसे और भी ज्यादा गुस्से में भर रही थी। मयूरी सही थी। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में कदम रखने के बाद कविशा ने सिर्फ राहुल की ताकत का इस्तेमाल करना सीखा, जबकि मयूरी हर वार का जवाब दुगनी ताकत से देती थी। मेज पर तनाव साफ था, फिर भी कविशा अपनी फिल्म की जिद पर अड़ी थी। दोनों बहनों में जमीन आसमान का फर्क था। मयूरी सोशल रिलेशन और आर्ट में माहिर थी, जबकि कविशा सिवाय मांगने के कुछ नहीं जानती थी। राहुल अब कविशा की गलतियों को सुधारते सुधारते भी थक चुका था। खन्ना परिवार की बहू बनने के बाद जिस गरिमा की आवश्यकता थी, वो कविशा में बिल्कुल नहीं थी। राहुल ने दांत पीसते हुए मयूरी की तरफ देखकर कहा, मयूरी, तुम कामयाब हो गई हो। उसके हिसाब से वो हमेशा से उनके रिश्ते में दरार डालना चाहती थी। मयूरी ने अपने पतले हाथ से बालों की एक लट को कान के पीछे किया और वाइन का गिलास उठाकर अपनी
शरद ऋतु जैसी गहरी आंखों को सिकोड़कर आलस भरी मुस्कान के साथ कहा, सीओ राहुल, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। मैंने तो बहुत पहले ही कहा था, कविशा के लिए आप सिर्फ उसे खुश कर सकते हैं और अपनी मुट्ठी में रखकर लाड प्यार कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर राहुल ने झुंझलाकर कहा, तुम? और राहुल निरुत्तर हो गया। मयूरी सच कह रही थी। जब कविशा अमेरिका में थी तो दूरी के कारण सब कुछ सुंदर लग रहा था, लेकिन उसके लौटने के 1 महीने के भीतर राहुल को अब उसकी खामियां नजर आने लगी थी। तभी एक तेज खटखट की आवाज आई। मयूरी का कांटा जमीन पर गिर गया। राहुल उसे उठाने के लिए झुका। संयोगवश मयूरी भी उसी समय झुकी। उनकी उंगलियां टकराई। राहुल उसे देखे ही जा रहा था। जब राहुल मयूरी को पलक झपकाए बिना घूर रहा था, तभी उसके सिर के ऊपर एक हल्की नशीली हंसी सुनाई दी। राहुल ने ऊपर देखा। उसकी निगाहें मयूरी की खूबसूरत आंखों से मिली। वो उसे देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और आकर्षण का मिश्रण था। राहुल कुछ न बोल पाया। मयूरी ने कांटा उठाया और इत्मीनान से वेटर से नया सेट मंगवाया। उस रात के बाकी समय में राहुल को मेज पर हुई कोई बात याद नहीं रही। उसका पूरा ध्यान मयूरी की हर हरकत, उसके बालों को छूने का अंदाज और उसे आती भीनी भीनी खुशबू पर टिका रहा। रात के खाने के बाद होटल के कमरे में लौटते ही कविशा ने राहुल के साथ रुकने की जिद की, लेकिन राहुल ने उसे डांटकर अपने कमरे में भेज दिया। उसने बिना किसी भाव के कविशा से कहा, मैं थक गया हूं। यह कहकर वो अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर आकर उसने सिगरेट जलाई। धुएं के छल्ले बनाकर उसका मन बेचैन उठा। 4-5 सिगरेट पीने के बाद उससे रहा नहीं गया और उसने मयूरी का नंबर डायल कर दिया। कुछ ही देर के बाद दूसरी तरफ से मयूरी की मधुर आवाज आई। हेलो। उधर से राहुल ने कहा, हेलो मयूरी, मैं हूं। मयूरी ने उसको पहचान कर कहा, ओह सीओ राहुल, आप? क्या बात है, कोई काम था क्या? आपने मुझे फोन क्यों किया? इधर से राहुल ने तुरंत एक बहाना बनाकर कहा, मैं अभी अपने कमरे में वापस आया हूं। मैंने अभी अभी देखा है कि हॉस्पिटल में तुम्हारा द्वारा खन्ना परिवार के जड़ कंगन को जमीन पर फेंकने के बाद उसमें दरार आ गई। दूसरी तरफ से मयूरी ने माफी मांगकर कहा, क्या सच में ऐसा हुआ है? मुझे इसके लिए खेद है, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन राहुल ने उसके माफी को नकार कर कहा, माफी मांगने से क्या फायदा? तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। मैं कंगन लेकर आ रहा हूं, तुम किस कमरे में हो? दूसरी तरफ से मयूरी ने स्पाट आवाज में कहा, 902। राहुल ने तुरंत फोन काटा और मयूरी के कमरे की तरफ चल पड़ा। जब वो 902 कमरे में पहुंचा तो चुपचाप दरवाजा अध खुला था। कमरे में अंधेरा था, लेकिन बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। पानी की आवाज सुनते ही राहुल के मन में उसने कहा, क्या वो नहा रही थी? राहुल ने गहरी सांस ली। कमरे में मयूरी की वो खास खुशबू फैली थी। खोली खिड़कियों से आती हवा के झोंकों को माहौल को और भी नशीला बना दिया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। डिनर के दौरान हुआ स्पर्श उसे याद आ गया। उसने भारी आवाज में पूछा, मयूरी, क्या तुम नहा रही हो? लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। तभी राहुल ने दोबारा आवाज लगाकर कहा, अगर तुम चुप रही तो मैं अंदर आ रहा हूं। ये कहकर उसने दरवाजा का खोल दिया। अंदर बत्तियां जल रही थी। शावर चल रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। मयूरी वहां नहीं थी। ठीक उसी समय होटल के कमरे की मेन लाइटें जल उठी। मधु कमरे में दाखिल हुई और राहुल को देखते ही चीख पड़ी। उसने चीख कर कहा, अरे सीओ राहुल, आप मयूरी के कमरे में क्या कर रहे हैं? इतनी रात को एक लड़की के कमरे में? आपको क्या हो गया? उसकी बात सुनकर राहुल का दिल बैठ गया। धोखा। मयूरी ने उसे फंसा दिया। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर कैमरों की फलसे चमक उठी। रिपोर्टर का एक झुंड वहां खड़ा था। उनमें से एक रिपोर्टर ने राहुल के आगे माइक करके कहा, सीओ राहुल, रात के 9 बजे आप मिस मयूरी के कमरे में क्या कर रहे हैं? एक और रिपोर्टर ने उससे सवाल करके कहा, आपकी मंगेतर कविशा बगल वाले कमरे में है, फिर आप यहाँ? क्या दोनों बहनों के साथ आपको कोई पुराना रिश्ता है? सवालों के बौछार के बीच राहुल ने अपना चेहरा छिपाया। भीड़ को धक्का देकर बाहर निकला। उसने जाते हुए बस इतना कहा, माफ कीजिए, मुझे कुछ नहीं कहना। जैसे वो बाहर आया, उसे गलियारे में एक गुलाबी आकृति दिखी। कविशा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने होंठ सिकोड़ कर कहा, "हम्म।" वो नफरत से राहुल को देखकर भाग गई। राहुल ने उसके पीछे भागकर उसको रोकने की कोशिश करके कहा, कविशा रुको, बात वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। भागते भागते ही उसने अपने सिक्योरिटी टीम को फोन लगाकर कहा, यहां कुछ लोगों को भेजो तुरंत। राहुल की टीम ने जल्द पत्रकारों को तीतर बीतर कर दिया। सन्नाटा होते ही मयूरी एक कोने से बाहर निकली। मधु दौड़कर उसके पास आई। उसने एक
एसडी कार्ड थमाकर कहा, मयूरी वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, हमने शानदार काम किया। मयूरी की आंखों में जीत की चमक थी। उसने मधु को ऑर्डर देकर कहा, इसे तुरंत इंटरनेट और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दो। राहुल चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो विल्यमर्स को रोक नहीं सकता। जब तक वो कविशा को मनाएगा और वेबसाइट को ब्लॉक करवाएगा, तब तक खबर आग की तरह फैल चुकी होगी। उसके बाद सुनकर मधु वहां से चली गई। मधु के जाने के बाद डायरेक्टर कुशल शर्मा वहां आए। मयूरी ने उससे मुस्कुराकर कहा, डायरेक्टर मुझे याद है, विंड एंड डस्ट का प्रचार शुरू होने वाला है। मैं बस राहुल और कविशा की शोहरत का इस्तेमाल करके थोड़ी सुर्खियां बटोर रही थी। उसके बाद सुनकर डायरेक्टर हंस पड़े। उन्होंने हंसकर कहा, मयूरी तुम बड़ी चतुर हो। इसके बाद अपने कमरे में लौटकर मयूरी ने नहाने के बाद अपना फोन उठाया। उसे पता चला कि कल की हेडलाइंस उसी के नाम होगी। उसने सिद्धार्थ को एक मैसेज भेजने का फैसला किया ताकि उसे गलत फहमी ना हो। उसने मैसेज किया, सिद्धार्थ हो सकता है कि मेरे और राहुल के बीच कुछ विवाद चल रहे हैं, आशा है कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। 3 मिनट के बाद उधर से जवाब आया, मुझे तुम्हारे कमरे का नंबर किसने दिया था। यह मैसेज देखकर मयूरी हैरान रह गई। उसने मन ही मन में सोचा कि उसे सब पता था। वो इतना सीधा सवाल क्यों पूछ रहा था। उसने सच बोलने का फैसला किया। उसने मैसेज किया, मैंने खुद दिया था। मैसेज सेंड। उसने मैसेज किए हुए 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया, जिससे मयूरी घबरा गई। उसने सोचा कि क्या वो नाराज है। उसने घबराकर तुरंत अपनी सफाई देकर कहा, हाँ, सिद्धार्थ क्या तुम नाराज हो, मैं तो बस पब्लिसिटी के लिए ये कर रही थी। फिर भी कोई जवाब नहीं। आधा घंटा बीत गया। मयूरी ने गुस्से में फोन पटक दिया और बड़बड़ा कर कहा, सिद्धार्थ तुम बड़े बदमाश हो, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। इसी बीच दूसरी तरफ कविशा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। राहुल ने मैनेजर से दरवाजा खुलवाया और अंदर जाते ही कविशा को बुलाकर कहा, कविशा। तभी जोरदार आवाज हुई। कविशा ने अपना सिर दीवार पर दे मारा। यह देखकर राहुल जोर से चीखा, कविशा। और उसने कविशा को वहां से बचा लिया। उसके माथे से खून बह रहा था। राहुल ने उसको थाम कर कहा, तुम इतनी नादान क्यों हो कविशा। कविशा उसकी बाहों में सिसक उठी। उसने रोकर कहा, राहुल मुझे मरने दो। मुझे पता है कि तुम मयूरी को पसंद करते हो। मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी। उसके बाद सुनकर राहुल का अपराध बोध उमड़ पड़ा। जिस जगह आज चोट लगी थी, वो 3 साल पहले उसे बचाने के चक्कर में कविशा को चोट लगी थी। राहुल ने उसको समझाकर कहा, कविशा ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मैं मयूरी से कंगन के बारे में बात करने गया था। हमने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन कविशा रोती रही। उसने रोकर कहा, तुम मुझसे शर्मिंदा हो राहुल। मैं जानती हूँ कि मैं मयूरी जितनी होशियार नहीं। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए इस इंडस्ट्री में कदम रखा, लेकिन तुम मेरी मेहनत नहीं देखते। मैं असुरक्षित हूँ। राहुल को लगा कि जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया। ये लड़की उसके लिए इतना कुछ कर रही थी, वो मयूरी के ख्यालों में खोया था। उसने तुरंत माफी मांग कर कहा, कविशा मुझे माफ कर दो। चलो हम सगाई कर लेते हैं। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और उसकी बात सुनकर कविशा का रोना रुक गया। उसने चौंक कर कहा, सगाई? क्या तुम सच कह रहे हो? आगे से राहुल ने सिर हिलाकर कहा, हाँ मेरी पगली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहते हुए राहुल ने उसे चूमा। इसके बाद राहुल ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर के जाने के बाद राहुल ने कविशा को बिस्तर पर लिटाया और मुस्कुरा कर कहा, नहा लो, मैं मदद करूं। कविशा शर्म से लाल हो गई। उसने राहुल के कमीज के बटन खोलकर कहा, राहुल अब जब हमारी स्काई होने वाली है, इसलिए आज रात मैं खुद को तुम्हें सौंप दूंगी। राहुल का शरीर अकड़ गया। मयूरी द्वारा जलाई गई आग अभी बुझी नहीं थी। कविशा सुंदर थी, लेकिन राहुल के दिमाग में मयूरी का चेहरा घूम रहा था। उसकी वो लाल चौंगसम ड्रेस, उसकी हठ धर्मिता, उसका आकर्षण। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मयूरी के बारे में क्यों न सोचे। तभी कविशा ने उसे चूमा। राहुल ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने खुद को जबरदस्ती याद दिलाया कि वो कविशा के साथ है। वे बिस्तर पर लुढ़क गए और राहुल का शरीर कविशा के साथ था, लेकिन उसका मन मयूरी की कल्पनाओं में खोया हुआ था। उसे ऐसा रोमांच महसूस हो रहा था मानो वो रोलर कोस्टर पर हो, जबकि कविशा इस बात से अनजान थी कि राहुल के अवचेतन मन में किसी और का नाम गूंज रहा है। अगली सुबह इतनी मधुर खुशी से झूम उठी मयूरी के पास आई। उसने मयूरी से कहा, मयूरी बहुत अच्छी खबर है। जैसा तुमने सोचा था, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की हेडलाइंस तुम्हारे और राहुल के बारे में है। इंस्टाग्राम पर चर्चा 4.4 बिलियन तक पहुंच गई। हमारा शो टॉप पर है। उसकी बात सुनकर मयूरी मुस्कुराई। उसे पता था कि यह तो होना ही था। राहुल ने कविशा को स्टार बनाने के लिए जो मेहनत की, मयूरी ने एक ही रात में उस शोहरत को अपने नाम कर लिया।
तभी मधु ने आगे कहा, और सुनो, फिल्म के टीजर जारी हो गए हैं। सब तुम्हारी एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर तुम्हारे फॉलोअर्स भी 6 मिलियन हो गए। यह सिर्फ शुरुआत थी। मयूरी ने युद्ध की घोषणा कर दी और एक एक करके उन सभी से बदला लेने के लिए तैयार थी। तभी मयूरी ने अपना कंप्यूटर चालू किया, ब्राउजर पर क्लिक किया। स्क्रीन पर जो कुछ भी था वो चमत्कार से कम नहीं था। उसका इंस्टाग्राम अकाउंट, जो कल तक नफरत और गालियों से भरा था, आज प्रशंसा से फूलों से महक रहा था। एक कमेंट सबसे ऊपर, अरे मैंने अभी अभी स्ट्रीट वॉकर का प्रमोशनल वीडियो देखा। हीरोइन की एक्टिंग बहुत स्किल और शानदार है। उन्होंने एक अलग ही युग के कैरेक्टर और उसके लाइफ के सफर को बहुत ही जीवंत तरीके से प्रस्तुत किया। नीचे एक और लंबा कमेंट था, मैं मयूरी को हमेशा से जानती हूँ, दिल्ली की एक बदनाम हस्ती, लेकिन स्ट्रीट वॉकर देखने के बाद मेरी राय बदल गई। वो 30 साल की है, खूबसूरत है और उसकी एक्टिंग कमाल की है। मयूरी, मुझे उन अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए था। मैं आपको अब सपोर्ट करती हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण समर्थन स्वयं डायरेक्टर का था। स्ट्रीट वॉकर डायरेक्टर कुशल शर्मा की एक शानदार कृति है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना नहीं है। मैं डायरेक्टर कुशल शर्मा का समर्थन करता हूँ। मैं मयूरी का समर्थन करता हूँ। ये सब पढ़कर मयूरी की आंखों में आंसू भर गए। 3 साल, पूरे 3 साल अपने सामाजिक बहिष्कार और अपमान का जहर उसने पिया था। लोगों ने उसके कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाई थी, लेकिन वो टूटी नहीं। उसने खामोशी से अपने हुनर को तराशा था। आज वो दिन आ गया था जब उसे न पहचान मिली बल्कि सम्मान भी मिला। इसके बाद जब वो प्रमोशन एरिया में पहुंची तो वहां भारी भीड़ थी। जब मीडिया में पिछली बार राहुल के कमरे में होने वाली घटनाओं के बारे में उससे पूछा, तो मयूरी ने न सिर्फ रहस्यमय मुस्कान बिखेरी, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि ध्यान फिल्म पर रखा जाए। उसकी इस शालीनता ने सबका दिल जीत लिया। उसी दिन दोपहर में जब उनकी टीम जश्न मनाने के लिए कल्प जाने की तैयारी कर रही थी, मधु चेहरे पर हवाइयां उड़ाकर आईपैड मिनी लेकर दौड़ती हुई आई। उसने मयूरी के पास आकर हाँप कर कहा, मयूरी, ताजा खबर है कि राहुल ईगल होटल के भव्य प्रस्ताव पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है। वो ऑफिशियली कविशा को शादी का प्रस्ताव देगा। कविशा की माँ कृतिका भी वहां मौजूद रहेंगी। उसकी बात सुनकर मयूरी ने आईपैड लिया। स्क्रीन पर सीधा प्रसारण चल रहा था। 5 स्टार होटल फूलों और सफेद पर्दों से सजा था। रिपोर्टर चिल्ला रहा था, हेलो दोस्तों, हम उस जगह पर लाइव हैं जहां सीईओ राहुल मिस कविशा को शादी देने का प्रस्ताव कर रहा है। इसके बाद कैमरे में कृतिका को दिखाया। उसको देखते ही मयूरी की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। वो मधु चिंतित थी। उसने चिंता भरे स्वर में कहा, मयूरी, राहुल जो कर रहा है उससे हमारी बेइज्जती हो रही है। लोग तुम्हें और अपने जीजा को चुराने वाली रखेल कहेंगे, या फिर दूसरों की शोहरत का फायदा उठाने वाली धूर्त औरत। लेकिन आगे से मयूरी ने एक फीकी मुस्कान के साथ आईपैड मधु को वापस देकर कहा, मधु, तुम जो सोच रही हो वो बहुत पहले सोच चुकी हूँ। कविशा ने अपने शरीर और आंसुओं का सौदा करके राहुल को मनाया है। लेकिन ये कहते हुए मयूरी उठी और दरवाजे की ओर बढ़ गई। तभी मधु ने उससे पूछा, मयूरी, तुम कहाँ जा रही हो? मयूरी ने पीछे मुड़कर उसकी बात का जवाब देकर कहा, किसी ने मेरे साथ युद्ध की घोषणा कर दी। अब मैं जाकर उनसे मिलूंगी और उनके नाटक के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग थी। वहीं उधर ईगल होटल का हॉल भव्यता से चमक रहा था। कविशा ने अपनी उंगलियों से खुशी के आंसू पोंछे। उसके सामने राहुल घुटनों पर बैठा था। उसके हाथ में कबूतर के अंडे जितना 18 कैरेट का गोल्ड डायमंड चमक रहा था। तभी कविशा ने आसपास देखा और उसके चेहरे पर जलन दिखाई दी। यही तो चाहती थी, एक राजकुमारी जैसा जीवन। तभी राहुल ने भावुक होकर कहा, कविशा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आगे से कविशा ने शर्माकर खुशी के साथ कहा, मैं वादा करती हूँ। ये कहते हुए उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। डायमंड रिंग उसकी उंगली को छूने ही वाली थी। अचानक हॉल का विशाल दरवाजा धड़ाम से खुला। इस आवाज ने सुनते ही सन्नाटा छा गया। सभी ने मुड़कर देखा, वो मयूरी थी। उसको देखते ही राहुल का हाथ हवा में जम गया। उसे लगा कि कल रात के धोखे के बाद मयूरी मुंह छिपाती फिरेगी, लेकिन वो वहां आ गई। यह उसके लिए किसी बुरे सपने जैसा था। दूसरी तरफ कृतिका की आंखों में खतरा भांपते ही चमक आ गई। उसने सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए थे। फिर मयूरी अंदर कैसे आई? मयूरी का हुलिया, टोपी और रिपोर्टर जैसा जैकेट देखकर कृतिका समझ गई कि मीडिया की भीड़ में छिप कर आई है। बिना एक पल गंवाए कृतिका तेजी से आगे बढ़ी और उसने मयूरी का हाथ पकड़ लिया। चेहरे पर कृत्रिम ममतामय मुस्कान छिपाकर बोली, मयूरी, तुम आ गई। आज तुम्हारी बहन के लिए बहुत शुभ दिन है। तुम्हें उसे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ जरूर आना चाहिए था। उसकी बात सुनकर मयूरी मन ही मन हंसी। उसने मन ही मन में सोचा, वाह क्या चाल है।
तुमने तो मुझे विलेन बनने से पहले ही फंसा लिया। मयूरी ने विरोध भी नहीं किया। उसने कृतिका का हाथ थाम लिया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, खुशहाल कपल की तरफ बढ़ी। चलते हुए उसने ऊंची आवाज में कहा, कृतिका आंटी, आप सही कह रही हैं। मेरी बहन को शादी का प्रस्ताव मिला है। मैं यहाँ आशीर्वाद देने आई हूँ। पिछली रात हमारे बीच कुछ गलतफहमी हुई थी, लेकिन अब सब कुछ सुलझ गया है। पिछली रात शब्द सुनते ही वहां खड़े रिपोर्टर्स के कान खड़े हो गए। उनमें से एक रिपोर्टर ने आगे आकर पूछा, मिस मयूरी, पिछली रात किस तरह की गलतफहमी हुई थी? मयूरी ने इत्मीनान से अपने बाल कान के पीछे की और मासूमियत से बोली, ओह, मेरे जीजाजी नाटक की स्क्रिप्ट लेने मेरे कमरे में आए थे, लेकिन आपने गलती से तस्वीरें खींच ली। मेरी बहन गुस्सा हो गई, लेकिन मैंने तुरंत उसे फोन करके समझाया। देखो उस कपल को, उन्होंने एक और रात प्यार के साथ बिताई, फिर आज उन्होंने सगाई का प्रोग्राम रखा। ये सब मेरी मेहनत है। क्या मैं सही कह रही हूँ कविशा? उसकी बात सुनकर कविशा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मन ही मन में कहा, क्या बकवास है, स्क्रिप्ट मेरी मेहनत? ये सोचते हुए झुंझला कर कहा, बहन तुम। कविशा चिल्लाना चाहती थी, लेकिन तभी कृतिका ने कड़ाई से अपने बेटे को रोककर कहा, कविशा, और अपने दांत पेश कर मुस्कुराकर आगे बढ़कर कहा, देखो तुम्हारी बहन कितनी तुम्हारी परवाह करती है। तभी मयूरी ने मीडिया की तरफ देखकर एक चेतावनी भरा मजाक करके कहा, हम बहनों का रिश्ता बड़ा स्ट्रांग है, इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग तीसरा व्यक्ति या षड्यंत्रकारी महिला कहकर मेरे बारे में झूठी रिपोर्ट न बनाएं, वरना मेरे जीजू और कृतिका आंटी आपको नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद सुनकर रिपोर्टर हक्के बक्के रह गए। जो हेडलाइन वो लिखने वाले थे, मयूरी बनी कबाब में हड्डी, अब वो बेकार हो चुकी थी। मयूरी ने बड़ी चतुराई से खुद को शुभचिंतक बड़ी बहन के रूप में पेश कर दिया। इसके बाद मयूरी ने एक संचालक की तरह हाथ हिलाकर कहा, जीजू जल्दी कीजिए, मेरी बहन को डायमंड रिंग पहना दीजिए, सब लोग देख रहे हैं। वहीं राहुल का खून खोल रहा था, लेकिन कैमरों के सामने वो विवश था। उसने कांपते हाथों से रिंग कविशा की उंगली में डालनी चाहिए, लेकिन तभी मयूरी ने आगे आकर कहा, रुको। मयूरी ने फिर टोक दिया, लेकिन दबी हुई आवाज में राहुल ने पूछा, अब क्या हुआ? मयूरी की आंखों में एक अजीब सी उदासी आ गई। उसने जवाब देकर कहा, बड़ी बहन होने के नाते मैं अपने जीजाजी को कुछ याद दिलाना भूल गई थी। भविष्य में मेरी बहन के साथ अच्छा व्यवहार करना। हालांकि हमारी सगाई हो चुकी थी, लेकिन वो टूट चुकी है। इसलिए आपको कविशा को मुझसे कम खुशी देने के बजाय दोगुना खुश रखना होगा। उसकी बात सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक कानाफूसी का शोर बढ़ गया। भीड़ में खड़े एक लड़के ने फुसफुसाकर कहा, क्या क्या मिस मयूरी की राहुल से सगाई हुई थी? उसके पास खड़े लड़के ने हैरान होकर कहा, तो राहुल बड़ी बहन को छोड़कर छोटी सी शादी कर रहा है। सब अब मयूरी को विक्टिम समझ रहे थे। वहीं कृतिका समझ गई कि स्थिति हाथ से निकल रही है, इसलिए उसने जल्दी से अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला, मयूरी का अतीत। उसने एक दुखी हाँ भरकर कहा, मयूरी, तुम अपनी बहन की शादी की दावत में सब बातें क्यों उठा रही हो? 3 साल पहले तुमने एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में कदम रखा और सबको पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तुम राहुल से क्या करवाना चाहती हो? कृतिका का इशारा साफ मयूरी के गंदे अतीत और शुगर डैडी की अफवाहों की तरफ था। वहीं उसकी बात सुनकर रिपोर्टर्स ने तुरंत मयूरी को घेर लिया। उनमें से एक रिपोर्टर ने मयूरी से पूछा, मिस मयूरी, क्या आप जलन के कारण ये सब कर रही हैं? एक और रिपोर्टर ने कहा, क्या यह सच है कि आप एक शुगर बेबी थी? यह सवाल सुनकर कविशा के चेहरे पर जटिल मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन खुश होकर कहा, अब फंसी हो तुम। लेकिन मयूरी ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखें भर आई, वो एक पल में घायल और बेबस लड़की की तरह दिखने लगी। उसने धीरे से कहा, कृतिका आंटी। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने आगे कहा, नाजायज लव अफेयर के कांड से बहुत पहले ही मेरी सगाई मेरे जीजाजी से हो चुकी थी। मैं जानती हूँ कि मैं अपनी बहन के बराबर नहीं। जब मेरी बहन घर लौटी तो राहुल के एक शब्द ने उसे स्टार बना दिया, लेकिन जब हमारी सगाई थी तो उसने मुझे इग्नोर कर दिया। उसने मुझे बदनामी में फंसने दिया। वो कहकर वो सिसक उठी। वहां खड़े रिपोर्टर्स को अब गणित समझने आने लगा। मयूरी के इंडस्ट्री में आने से पहले सगाई हुई थी, मतलब राहुल ने उसे धोखा दिया। तब मयूरी ने अपनी कमर सीधी की और भीगी आंखों से अंगारों जैसी दृढ़ता भरकर कैमरे में देखकर कहा, 3 साल पहले मैं बेघर थी। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने मामूली भूमिकाएं निभाई, तारों से लटकी, खप्पड़ खाए। अगर वो शुगर डैडी वाले घोटाले सच होती तो मैं इतनी गरीबी और अपमान में क्यों जीती? आज मैं मयूरी घोषणा करती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। जो अभी मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत करे वो सबूत लेकर आए और मुझसे भिड़े। अब से जो भी मेरी रेपुटेशन को धूमिल करेगा
मैं उस पर मानहानि का दावा भी करूंगी। उसकी बात सुनकर हॉल में सन्नाटा फिर पसर गया। उस लड़की के शब्दों में सच्चाई की खनक थी। दिल्ली शहर की एक्स राजकुमारी जो अब संघर्ष कर रही थी, उसकी कहानी में दर्द था। राहुल भी उसे देखता रह गया। उसने मन ही मन में कहा, क्या वो सचमुच निर्दोष थी? तभी मधु ने मौके का फायदा उठाया और मयूरी को गले लगा लिया। मयूरी, रोना बंद करो, जाने दो। शिव, राहुल और तुम्हारे बीच का रिश्ता शायद उतना गहरा नहीं था जितना इन दोनों का है। उसकी बात सुनते ही रिपोर्टर ने तुरंत मुद्दा पकड़ लिया। उनमें से एक ने जोर से कहा, तो क्या कविशा ने दोनों के बीच आकर रिश्ता तोड़ा? उसकी बात सुनकर कविशा गुस्से में लाल हो गई। उसने गुस्से में झुंझलाकर कहा, झूठ है, ये सब झूठ है। लेकिन तभी राहुल ने कविशा का हाथ पकड़कर उसे शांत किया और आगे आकर खुद माइक पर कहा, इसका कविशा से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने ही अपना प्यार किसी और को दे दिया है। आगे से मयूरी ने तुरंत जवाब देकर कहा, मेरे होने वाले जीजा जी, सफाई देने की जरूरत नहीं। जब मैंने आपका जेड ब्रेसलेट लौटाया था, तब हमने सगाई तोड़ दी थी। मैं तो बस आभारी हूं कि आप मेरी बहन का ख्याल रख रहे हैं। अब यह तय हो गया था कि कविशा ही वो दूसरी औरत थी जिसने अपनी बहन का घर तोड़ा। जनता की सहानुभूति अब पूरी तरह से मयूरी के साथ थी। वहीं यह सब देखकर कृतिका का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया था। उसने अपने हेल्पर का इशारा किया और रस्म जल्दी पूरी की जाए। दूसरी तरफ मयूरी ने देखा कि उसका काम हो गया है। वो जाने के लिए मुड़ी और लेकिन चलते चलते रुक गई। एक आखिरी बार बाकी था। मयूरी ने कृतिका की ओर देखकर कहा, "हाँ, जाते जाते एक और बात है। 3 साल पहले जब मेरे पापा ने कृतिका आंटी से शादी की, तो उन्होंने मुझे और मेरी माँ को घर से निकाल दिया। आज मैं बस यही पूछना चाहती थी, क्या कविशा मेरे पापा की सगी बेटी है? लेकिन लगता है मेरा यहाँ वेलकम नहीं है।" ये बम गिराकर मयूरी मुड़ी और तेज कदमों से बाहर निकल गई। पीछे हॉल में कोहराम मच गया। लोगों में कानाफूसी होने लगी। भीड़ में खड़े एक रिपोर्टर ने माइक पर कहा, क्या क्या कृतिका ने मयूरी को घर से निकाला था? एक और रिपोर्टर ने कहा, क्या कविशा नाजायज औलाद है? एक और रिपोर्टर ने सवाल किया, क्या कृतिका 20 साल पहले घर तोड़ने वाली औरत बन गई थी? रिपोर्टर कृतिका और कविशा पर टूट पड़े। वहीं उधर होटल के बाहर मधुर हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। उसने हंसकर मयूरी से कहा, मयूरी, तुम तो कमाल हो, उनकी सगाई का तमाशा बन गया। आगे से मयूरी की आंखों में शीतलता थी। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, यह तो बस शुरुआत है मधु। कृतिका इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। लेकिन अब मेरे पास हथियार है। तभी मधु ने आगे पूछा, अब क्या करना है? मयूरी ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, मैंने जो बेगुनाही का वीडियो बनवाया है, उसे इंस्टाग्राम पर डाल दो। फिर कुछ देर सोचते हुए उसने आगे कहा, और हाँ, उसे खन्ना एंटरटेनमेंट के इंटरनल बोर्ड पर भी पोस्ट करो। कंपनी के डायरेक्टर राहुल से वैसे ही नाराज हैं। ये उनके लिए आग में घी डालने का काम करेगा। मयूरी की आवाज में एक खतरनाक प्लानिंग थी। मयूरी ने आगे कहा, और मैं तुम्हें उन शॉपिंग मॉल्स और पार्लरों की लिस्ट दूंगी जहां राहुल की माँ जाती है। ये वीडियो वहां की स्क्रीन पर चलना चाहिए। मैं राहुल की माँ का ये देखे कि उनका बेटा किस तरह के नाटक में फंसा है। खन्ना परिवार की बहू बनना इतना आसान नहीं होगा। मयूरी जानती थी कि राहुल की माँ को अपनी रेपुटेशन से कितना प्यार है। कृतिका ने सालों मेहनत करके उन्हें पटाया था। आज मयूरी ने उस मेहनत पर पानी फेरने की नींव रख दी। शाम ढल रही थी। मयूरी की आंखों में एक नई सुबह की चमक थी। युद्ध शुरू हो चुका था और इस बार शिकारी वो खुद थी। मयूरी ने होठों पर एक कड़वी मुस्कान सजाते हुए आधी हकीकत और आधे मजाक से कहा, अगर तुम भी मेरी तरह 18 साल की उम्र में जिंदगी के सबसे लो लेवल पर आ गिरते, तो तुम भी रातों रात बड़े हो जाते। हालांकि मुझे लगता है कि जो लोग बड़े हो चुके हैं, वे दिल ही दिल में यही चाहते हैं कि उन्हें कभी बड़ा होना ही ना पड़े। तभी मधु ने मयूरी की खूबसूरत लेकिन उदास चेहरों को देखा तो उसका दिल भर आया। वो मयूरी को 3 साल से जानती थी, और वही जिसने उसका पहला छोटा रोल दिलवाया था। वो किसी भी शख्स से बेहतर जानती थी कि इन 3 सालों में इस लड़की ने क्या कुछ नहीं सहा। मधु ने उसे सांत्वना देकर कहा, मयूरी, उदास मत हो। कम से कम अब तो हम सफल हो गए हैं। आगे से मयूरी ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ, डायरेक्टर कुशल शर्मा का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे अपनी किस्मत बदलने का मौका दिया। मयूरी की आवाज में कृतज्ञता थी। वो जानते थे कि कुशल शर्मा के बिना वो वापसी नामुमकिन थी। तभी मधु ने सिर हिलाकर कहा, मयूरी, चलो अब आर्टिस्ट के साथ शामिल हो जाते हैं। डायरेक्टर कुशल शर्मा सबको एक पर्सनल क्लब में एंजॉय करवाने के लिए ले गए हैं। मयूरी मान गई। जाने से पहले अपनी उंगलियां अदतन बैग में गई और उसने मोबाइल फोन निकाल लिया।
स्क्रीन पर वही जाना पहचाना नंबर डायल किया, लेकिन परिणाम वही था, फोन बंद था। सुबह से यही हो रहा था। क्या सिद्धार्थ ने उसे बात करने का फैसला नहीं कर लिया था? मयूर ने खुद को गाल फुला लिए। उसे चुप्पी और परित्याग से नफरत थी। उसे घर की याद आ रही थी, माँ की याद आ रही थी, और उसकी इसके बाद जब वो क्लब पहुंचे तो उन्होंने देखा क्लब का माहौल बहुत आलीशान था। स्ट्रीट वॉकर की टीम गेंदबाजी का लुत्फ उठा रही थी, लेकिन मयूरी का मन कहीं और था। कुछ देर खेलने का दिखावा करने के बाद डायरेक्टर कुशल शर्मा उसे कार्ड रूम की तरफ ले गए। यह पर्सनल कमरा विलासिता का पर्याय था। धुएं के बादलों के बीच मयूरी ने दिल्ली शहर के सबसे प्रभावशाली लोगों को देखा। लगभग एक दर्जन रईस जादे महंगे सूट पहने, पैरों पर पैर चढ़ाए सिगरेट पी रहे थे। मयूरी ने अंदर कदम रखा तो कुछ निगाहें उस पर उठी। डायरेक्टर ने कुछ लोगों से परिचय कराया, लेकिन रिएक्शन ठंडा था। मयूरी समझ गई कि मेहरा परिवार से बेदखल होने और अपनी बदनामी के कारण वो अभी भी उनकी नजरों में कुछ नहीं थी। तभी कुशल शर्मा ने प्रैक्टिकल सलाह देकर कहा, मयूरी, मैं तुम्हें सिर्फ प्रचार के लिए लेकर आया हूँ। मुझे उनसे कुछ बात करनी है। तुम जाओ और उनकी वाइफ्स के साथ ताश खेलो। उनसे जान पहचान बनाना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। उसकी बात सुनकर मयूरी ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। 3 मेजों पर खेल चल रहा था। तब एक मिलनसार महिला जो शायद मयूरी की फैन थी, उसने उसे बुलाया। मिस मयूरी, आप हमारे साथ खेलिए। मयूरी ने देखा कि मेज पर 2 पुरुष निर्माता भी थे। मन न होते हुए भी शिष्टाचार वर्ष वो बैठ गई। खेल लगाऊ था और उसमें वो कच्ची थी, लेकिन मधु द्वारा भेजे गए पैसों ने उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस दे दिया था। लेकिन अंदर ही कुछ और बात चल रही थी। ऐसी क्या बात थी जो अंदर चल रही थी? अब क्या करेगी मयूरी? क्या मयूरी सिद्धार्थ को मना पाएगी या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी जिद्दी बिलेनियर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।